तो फिजिक्स में हम लोग प्रकाश का चैप्टर पढ़ लिए। प्रकाश के चैप्टर में क्या क्या आ जाता है कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र पूरा, है ना। लेकिन अगर कोई चैप्टर अगर फिजिक्स में उसके बाद महत्वपूर्ण है आपका, तो वह है विद्युत धारा, है ना। बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर इसको हम लोग कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि प्रकाश चैप्टर थोड़ा आसान है ना, बहुत ज्यादा वो टफ नहीं है। लेकिन ये जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसमें बहुत सारा नियम है ना, बहुत सारा नियम पढ़ना है और बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ना है, और साथ साथ है ना इसमें न्यूमेरिकल का भी बहुत अच्छा खासा योगदान है ना। तो अगर इस पे कमांड हो जाता है तो एक समझने वाला चैप्टर है, कॉन्सेप्ट वाला। तुम्हारा परावर्तन था वो थोड़ा आसान भी है कि परिभाषा उसमें ज्यादा है ना, लेकिन इसमें परिभाषा के साथ साथ बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और बहुत सारे इसमें तुमको न्यूमेरिकल भी बनाना है, ठीक है। और इसको अगर समझ के पढ़ा जाए तो बिल्कुल आसान है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर आप करके चलेंगे तब ज्यादा हड़बड़ाना नहीं होगा। आराम से छोटे छोटे क्लास में, है ना, एक बार पूरा लोड नहीं लेना है, छोटे छोटे क्लास में हम लोग को इसको पढ़ना है। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है विद्युत, है ना, विद्युत धारा भी कहते हैं, कहीं कहीं विद्युत धारा भी लिखता है, कहीं कहीं विद्युत भी लिखेगा, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आज हमारा जीवन जो है लगभग विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी से घिर चुका है ना। एक अभी क्या है, फैन चल रहा है किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा। बल्ब जल रहा है किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा। तो आप लगभग आपका जीवन जो है सो विद्युत धारा के ऊपर निर्भर हो चुका है। अगर एक दिन दो दिन लाइट चला जाए तो आफत मच जाता है ना। मोबाइल चार्ज करना है, आजकल वो गाड़ी चार्ज करना है ना, पानी चलाना है, सब कुछ निर्भर हो गए हम लोग आजकल विद्युत धारा पे। तो इसके बारे में जानेंगे भी हम लोग कि विद्युत धारा क्या है ना, कैसे ये फ्लो करता है ना, कौन कौन से उपकरण होते हैं, विद्युत परिपथ क्या होता है ना, विद्युत धारा को किससे मापते हैं, विभवांतर को किससे मापते हैं, ये सारा इसमें बताया जाएगा आपको, समझ गए। और इससे जुड़ा हुआ नियम भी आपको बताया जाएगा। तो विद्युत धारा पढ़ने के पहले सबसे पहले आपको जानना है आवेश, है ना। विद्युत आवेश भी इसे हम लोग कह सकते हैं, चाहे आवेश भी कह सकते हैं, है ना। विद्युत आवेश, आवेश जानेंगे कि हम लोग क्या होता है, अंग्रेजी में इसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है ना। परिभाषा भी हम आपको लिखवा देंगे, अभी बिल्कुल आपको केवल समझना है, समझ जाएंगे तो परिभाषा आपको लिखने आ जाएगा, समझ गए। तो विद्युत आवेश क्या है, सबसे पहला विद्युत धारा पढ़ने के पहले आपको जानना होगा कि विद्युत आवेश क्या है। तो देखो, विद्युत आवेश कोई वस्तु का नाम नहीं है ना। सबसे पहले दिमाग में ही लाना है कि जैसे हम बोले मार्कर, तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ मार्कर एक वस्तु है ना। जैसे बोलेंगे चेयर, तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ चेयर एक वस्तु है। लेकिन विद्युत आवेश क्या है, तो किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण है। गुण समझते हैं, जैसे आपके अंदर गुण है ईमानदारी का, है ना, घमंड है, ईमानदारी है ना, और क्या है, सुंदरता है, ये सब क्या है, किसी का क्या है, गुण है। तो उसी तरह किसी भी पदार्थ का गुण है विद्युत आवेश, और ये सभी पदार्थ में रहता है। दुनिया के जितने पदार्थ हैं सभी के अंदर आवेश रहता है ना। तो विद्युत आवेश क्या बोलेंगे, किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण है, न तो इसको उत्पन्न किया जाता है और न ही इसका नाश किया जा सकता है, समझ गए बात। और इस गुण के कारण क्या होता है, इस गुण के कारण किसी भी दूसरे वस्तु को चाहे तो आकर्षण करेगा, है ना, चाहे तो क्या करेगा, आकर्षण, या फिर कर सकता है प्रति आकर्षण। आकर्षण मतलब होता है खींचना, और प्रतिकर्षण मतलब होता है ढकेलना। तो चार्ज के कारण ही दोनों घटना घटता है, ठीक है। चार्ज के कारण चाहे तो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन, और चाहे वो रिपेल करेगा, चाहे उसको धक्का देगा। ये किस पे निर्भर करता है, चार्ज पर, आवेश पर। आवेश समझ आ रहा है आप लोग को कि आवेश किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण है, जिसको ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना उसका नाश कर सकते हैं। और आवेश के कारण क्या होता है, तो किसी वस्तु को चाहे तो वो खींचेगा या किसी वस्तु को धकेलेगा, समझ गए ना। आवेश का केवल यही काम है, चाहे तो किसी को खींचेगा चाहे किसी को धक्का देगा। और ये सब वस्तु में होता है, क्यों,
क्योंकि सभी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होता है। 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़े आप लोग कि दुनिया के जितना भी पदार्थ है परमाणु से बना है। अब परमाणु बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो अगर पदार्थ है तो उसके अंदर परमाणु होगा, और अगर परमाणु है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। और अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तो उसके अंदर चार्ज भी होगा। और पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस का। पढ़ते आया है बचपन से, बचपन मतलब 9th क्लास से, इलेक्ट्रॉन पर माइनस और प्रोटॉन पर प्लस। इतना जानकारी आपको होना चाहिए कि किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, है ना। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, तो नाभिक में मौजूद होता है तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है सो कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। तो आवेश किसी में उत्पन्न कैसे हो जाता है? कोई धन आवेश हो जाता है, कोई ऋण आवेश होता है, तो वो निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अगर इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना, इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके ऊपर हो जाएगा ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा और प्रोटॉन का संख्या स्थिर है। प्रोटॉन जो है सो न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर बंधा हुआ है, ना वो बाहर जाएगा और ना प्रोटॉन अंदर आएगा, यानी उसका संख्या क्या है? निश्चित है। समझ गए? जैसे नहीं होता है कुछ विद्यार्थी परमानेंट 8 से पढ़ रहा है सो पढ़ रहा है, कुछ 10 में आएगा और फिर कुछ लोग जाएगा, तो आने जाने वाला कौन हो गया? आपका इलेक्ट्रॉन। और एक जो है सो स्थिर आपके जीवन में क्या है? बैठा हुआ है, तो वो कौन है? आपका प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर आवश्यकता से ज्यादा आ गया तो आपके ऊपर हो जाएगा माइनस, और अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो हो जाएगा प्लस। तो यहीं से उत्पन्न हो जाता है प्लस और माइनस। बस समझ में आ रहा है? तो आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण है ना, जिसके कारण किसी वस्तु को चाहे तो खींचता है या तो ढकेलता है। इतना समझने में दिक्कत है किसी को? नहीं। अब हम लोग जानेंगे आवेश का गुण, विद्युत आवेश का गुण, है ना। इसका हम लोग क्या जानेंगे? गुण। ध्यान से समझना कि गुण क्या होता है। किसका गुण पढ़ेगा हम लोग? विद्युत आवेश का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कुछ बात हम लिखते भी चलेंगे यहाँ पर। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। किसी को समझने में दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद है ना। 2 प्रकार के कैसे आवेश होते हैं? तो एक आवेश होता है धन आवेश, है ना। कैसा आवेश? हाँ, धन आवेश। और एक होता है, दूसरा वाला होता है ऋण आवेश, है ना। धन आवेश और ऋण आवेश। अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो इसी को पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे और इसको कहेंगे ऋण आवेश को नेगेटिव चार्ज। दुनिया का कोई भी पदार्थ है, सबके अंदर आवेश है। आवेश कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। यहाँ तक दिक्कत नहीं किसी को, है ना। तो सबसे पहला गुण जान गए कि आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश कहीं पर अगर हम सूचित करते हैं तो आवेश को Q से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? हाँ, Q से सूचित करते हैं। नॉमरिकल बनाएंगे, वहां पे पहचानना होगा। आवेश को Q से सूचित करते हैं। जैसे किलोग्राम को किससे सूचित करते थे? केजी से। द्रव्यमान को किससे सूचित करते थे? एम से। क्षमता को किससे सूचित करते थे? पी से, है ना। लेंस के क्षमता को सूचित करते थे पी से। बहुत हंस रही है, क्या बात है? हाँ, ध्यान से समझते चलो कि आवेश को सूचित करते हैं Q से। आवेश का भी कुछ मात्रक होता है। अब देखो, अभी तक तुम 10 में जो पढ़ा, केवल पढ़ा लेंस का क्षमता और उसका मात्रक डायोप्टर, और अभी तक मात्रक वाला कहानी नहीं आया। लेकिन इस चैप्टर में कम से कम 7 राशि पढ़ेंगे और उसका एसआई मात्रक भी पढ़ेंगे, है ना। तो जो भी भौतिक राशि होगा उसका कुछ न कुछ मात्रक होगा। तो यहाँ पर आवेश को सूचित करेंगे Q से, लेकिन आवेश का अगर मात्रक की बात करेंगे तो क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कहीं कहीं कूलम्ब भी लिखेगा और कहीं कहीं कूलाम भी। बोलने चालने का तरीका अपना अलग है। कूलम्ब एक वैज्ञानिक थे, तो वो आवेश पे काम किए थे, इसीलिए उनके नाम से ही ऐसा ही मात्रक रख दिया गया कूलम्ब। अब कूलाम को लिखेंगे किससे? सी से। क्लियर है? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश को Q से सूचित करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। दिक्कत किसी को नहीं। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि समान आवेशों के बीच
समान आवेश कहने का मतलब क्या, प्लस प्लस, और असमान मतलब एक प्लस और एक माइनस। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। हाँ, प्रतिकर्षण मतलब क्या, प्रतिकर्षण मतलब खींचना कि ढकेलना, हाँ ढकेलना। आकर्षण मतलब खींचना। अगर दो वस्तु एक दूसरा को अपनी तरफ खींच रहा है तो समझो उसमें कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण। और दोनों एक दूसरा को धक्का दे रहा है तो लग रहा है प्रतिकर्षण। समझ गए? तो प्रतिकर्षण किनके बीच होगा, समान आवेश के बीच। समान की बात करें तो क्या, चाहे तो दोनों प्लस या चाहे तो दोनों माइनस। अगर दो गो प्लस वाला को ले जाएगा तो दोनों दूसरा को इधर खींचेगा, है ना, एक इधर खींचेगा और एक इधर खींचेगा, एक उधर डंगरा तरफ तो एक इधर मोहनपुर तरफ, है ना। और अगर दोनों माइनस भी आप ले लिए, दोनों क्या ले लिए, माइनस, तो ये दोनों भी यही काम करेगा कि एक उधर और एक इधर धक्का देगा, आपस में खींचेगा नहीं। तो समान आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है ना, प्रतिकर्षण। यानी दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। अट्रैक्ट करना मतलब क्या करना, खींचना। और अगला नियम क्या, अगला गुण हम लोग क्या जानेंगे कि असमान आवेश, कैसा आवेश, हाँ, असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण मतलब क्या, खींचना। आकर्षण मतलब खींचना। जैसे एक हो गया तुम्हारा प्लस और एक हो गया तुम्हारा माइनस, तो ये दोनों एक दूसरा को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। ये कहेगा तुम भी मेरे तरफ आओ और ये कहेगा तुम भी मेरे तरफ आओ। समान, समान मतलब समझ रहा है ना, कि दोनों धन धन और दोनों ऋण ऋण, तो वो समान। और एक धन और एक ऋण, तो ये हो गया असमान। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के बीच आकर्षण बहुत महत्वपूर्ण गुण है। और इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है ना, कि समान आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल लगता है, और असमान के बीच कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ तक? इसके बाद आपको क्या जानना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अब एक कूलाम आवेश, है ना, चाहे कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम आवेश का मान होता है, 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम, है ना। 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उस पर कितना आवेश है, 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19। और जो 9 में पढ़े होंगे केमिस्ट्री, उनको पता होगा कि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पे होता है। अंतर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पर वाला जो आवेश होता है वो माइनस में होता है, और प्रोटॉन वाला जो आवेश होता है प्लस में होता है। लेकिन मान दोनों का बराबर है, 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम। क्लियर यहाँ तक बात, कि एक आवेश पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इतना गुण आपका, है ना, सारा गुण बता देते हैं, है ना, उसके बाद स्टॉप करना उसको। जैसे विद्युत आवेश क्या है, एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग। तो विद्युत आवेश किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वस्तु किसी वस्तु को खींचती है या ढकेलती है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ जाएगा तो यहाँ पर उल्टा लिखा गया, नहीं प्लस लिखाएगा, नहीं ये ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ेगा तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा, और इलेक्ट्रॉन का मात्रा अगर कमेगा तो धन आवेश बनेगा। ठीक है। आवेश को किससे सूचित करते हैं, क्यू से सूचित करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। किससे सूचित करेंगे, सी से। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होता है। आवेश से संबंधित इतना पहले जानना है। इसके बाद कूलम्ब का हम लोग नियम देखेंगे कि कूलम्ब का नियम क्या होता है। ठीक है। हाँ।
विद्युत आवेश के बारे में हम लोग पढ़े और एसआई मात्रक जाने कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब या कूलम्ब, है ना। तो कहीं कहीं कूलम्ब का भी नियम लिखेगा या इसी को हम लोग कह देंगे कूलम्ब का नियम, दोनों एक है आपको, ठीक है। अब समझना है कि कूलम्ब का नियम क्या होता है। तो कूलम्ब एक वैज्ञानिक है, तो आवेश से संबंधित, आवेश पे वो काम किए हैं, तो आवेश से संबंधित कूलम्ब ने नियम दिया, तो उस नियम को कहा जाता है कूलम्ब का नियम। किससे संबंधित नियम है? आवेश से। और क्या नियम दिए हैं वो दोनों नियम को तुमको क्या करना है, समझना है। तो नियम उनका है, पहला नियम कह दें चाहे दूसरा नियम, दो नियम में बांट भी सकते हैं हम लोग, है ना, कि दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल का, आवेशों के गुणनफल का, ध्यान से समझते हैं, गुणनफल का समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अभी बताएंगे कैसे ये होता है। सो दूसरा नियम क्या बोले हैं कि उनके बीच के, उनके बीच के दूरी के वर्ग का, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो यहां समझना कि मान लेंगे कि दो गो आवेश है, एक आवेश है तुम्हारा Q1 और एक आवेश है Q2, है ना, ये सेंटर में है ऐसे, और ये तुम्हारा R दूरी पर स्थित है। कितना दूरी पे? R दूरी पे। तो दो आवेश है, दोनों के बीच जरूर बल लगेगा, चाहे अगर दोनों प्लस हो तो प्रतिकर्षण लगेगा, एक प्लस एक माइनस हो तो आकर्षण लगेगा, यानी बल लगना तय है। कब? जब दो आवेश को हम पास पास में रखे रहेंगे तब बल लगना तय है, चाहे तो आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण। तो कितना बल लगेगा? तो बोले जो लगने वाला बल होगा, लगने वाला बल होगा आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती Q1 गुना में Q2। ये हो जाएगा तुम्हारा समीकरण 1। समझ गए ना? यानी आवेश जितना ज्यादा होगा बल उतना ही ज्यादा लगेगा, जितना आवेश ज्यादा उतना बल ज्यादा। और दूसरा ये बोला है क्या इसमें कि उनके बीच के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो बीच का दूरी कितना है? R, तो वर्ग का व्युत्क्रमानु, यानी दूरी बढ़ेगा तो बल क्या लगेगा? कम की ज्यादा? कम लगेगा। दूरी बढ़ेगा तो बल कम लगेगा, और दूरी कमेगा तो बल ज्यादा लगेगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या? उल्टा। समानुपाती मतलब सीधा कि अगर ये दुगना तो बल भी दुगना, अगर ये आवेश 4 गुना तो बल भी 4 गुना। और इसमें क्या होता है कि अगर दूरी बढ़ाइएगा, दुगना कीजिएगा तो बल हो जाएगा आधा, है ना। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। कई बार पढ़ा तो लोग समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, कि समानुपाती मतलब सीधा प्रभाव पड़ रहा है तो समानुपाती, और उल्टा प्रभाव पड़ रहा है तो व्युत्क्रमानुपाती। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए ना बात? तो ये रिलेशन है इसका, किसका? कूलम्ब का नियम। क्या नियम बोले कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है, जबकि उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम याद रख लेना है। ये इसी से मिलता जुलता नियम हम लोग 9 में पढ़े थे, है ना, न्यूटन का सार्वत्रिक नियम, जिसमें बोले थे कि अगर दो वस्तु है ब्रह्मांड के अंदर तो वो दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो वहां रिलेशन क्या था, है ना, कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है एवं बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एकदम सेम नियम यहाँ अप्लाई है। जहां पे बड़ा जी का मान वहां पे आया था 6.67 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये था ना उसमें। तो वही बात यहाँ पर है।
अब दोनों समीकरण को अगर आप मिलाइएगा, समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को जब आप मिलाइएगा तो क्या मिलेगा आपको कि समीकरण 1 और 2 को जब आप मिलाएंगे तो क्या होगा कि F समानुपाती Q1 गुना में Q2 बटा में R स्क्वायर। समानुपाती हटाइएगा तो कोई कांस्टेंट रखिएगा आप, तो F बराबर K गुना Q1 गुना में Q2 बटे में R स्क्वायर। यही है तुम्हारा कूलम्ब का नियम, है ना। कूलम्ब का नियम क्या है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे विद्युत धारा, है ना, कि विद्युत धारा क्या है। चाहे आपको ये फिर बताया जाएगा भी और इसमें रिलेशन है, Q बराबर N एक फॉर्मूला होता है आवेश से संबंधित, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास जब आएगा तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे विद्युत धारा। ठीक, थैंक यू।